17 दिसंबर 2022 को महाराष्ट्र के पुणे के इतिहास में और पुणे पुलिस की हिस्ट्री में एक ऐसी लाश मिलती है जो इससे पहले कभी नहीं मिली थी। शुरुआत में तो पुणे पुलिस भी उस लाश को देखकर हैरान थी। दरअसल पुणे से दूर एक गांव के खेत में एक शख्स की डेड बॉडी मिलती है और उस डेड बॉडी का सर गायब था। वह डेड बॉडी गांव के खेतों की खुदाई करने वाली मशीन के ब्लेड में फंसी हुई पड़ी थी और उस डेड बॉडी का सर गायब था और बाकी के नीचे की जो पार्ट्स थे वो कटे फटे पड़े हुए थे और बॉडी पर उसके कपड़े थे। गांव के लोग सुबह सुबह यह मंजर देखकर घबरा जाते हैं और तुरंत पुलिस को फोन करते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है और डेड बॉडी की शिनाख्त करने के लिए गांव के लोगों को बुलाती है। फिर गांव के लोग इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होने के बाद जब उसकी शिनाख्त की जाती है तो गांव के लोग बोलते हैं कि यह मशीन तो उसी गांव में रहने वाले एक शख्स सुभाष की है। फिर सुभाष के परिवार वालों को बुलाया जाता है। सुभाष के परिवार वाले उसकी बॉडी पर बचे हुए कपड़े देखकर ये उसकी शिनाख्त कर लेते हैं, पहचान लेते हैं कि यह बॉडी सुभाष की है। अब पुलिस क्राइम सीन का मुआयना करती है और शुरुआती तहकीकात में सबको यही लगता है कि शायद रात को खेतों में काम करते हुए ट्रैक्टर से और मशीन से यह एक्सीडेंट हुआ होगा। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसका सर गायब था। तो पुलिस को लगता है कि शायद वो भी मशीन के ब्लेडों में आकर उसके भी टुकड़े हो गए होंगे। अब 17 दिसंबर को सुभाष की बॉडी मिलती है और 22 दिसंबर को गांव में सुभाष के लिए एक शोक सभा का आयोजन होता है। फिर 22 दिसंबर को शोक सभा का आयोजन होता है और उसमें सारे लोग हिस्सा लेते हैं। सुभाष के सारे रिलेटिव आते हैं। बाकायदा सुभाष का बड़ा सा पोस्टर लगाया जाता है, उसमें उसकी बड़ी तस्वीर होती है और उसके साथ लिखा हुआ था कि आपकी प्यारी यादों की खुशबू हमेशा हम लोगों के साथ रहेगी। और फिर सारे लोग शोक सभा में हिस्सा लेते हैं, सारे रिलेटिव्स, गांव के सारे लोग। फिर शोक सभा समाप्त होती है और अगले दिन 23 को सुभाष के सारे रिलेटिव्स अपने अपने घर लौट जाते हैं। अब सुभाष की बहन सुभाष के गांव से कुछ दूर एक दूसरे गांव में रहती थी और 23 दिसंबर को एक अजीब सी विचित्र घटना घटती है। 23 दिसंबर की रात को सुभाष की बहन के घर पे एक दस्तक होती है। सुभाष की बहन जब गेट खोलती है और सामने खड़े हुए उस शख्स को देखकर उसकी बहन बेहोश हो जाती है। सुभाष की बहन ने देखा कि सामने सुभाष खड़ा हुआ है और वह जब उसको होश आता है तो फिर वो भूत भूत चिल्लाते हुए घर के अंदर भागती हुई जाती है और घर के परिवार के सारे लोग जब सुभाष को देखते हैं तो वो भी भूत भूत चिल्लाते हैं और डर जाते हैं। सुभाष सारी चीज समझ जाता है कि ये लोग क्यों डर रहे हैं। फिर सुभाष अपने परिवार से और अपनी बहन से कहता है कि आप लोग डरो मत, मैं मरा नहीं हूं, मैं जिंदा हूं। फिर थोड़ी देर में ही उनके परिवार वालों को, सुभाष के परिवार वालों को थोड़ी तसल्ली होती है कि हाँ भाई सुभाष मरा नहीं है, जिंदा है। और वो सुभाष को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, उसे गले लगाते हैं कि सुभाष मरा नहीं है, जिंदा है, हमारे साथ है। और यह खुशखबरी सुभाष की बहन सुभाष के घर पे देती है। दरअसल सुभाष की बीवी ने 2 साल पहले खुदकुशी कर ली थी और वह अपने 2 बच्चे और माँ बाप के साथ रह रहा था। अब सुभाष की बहन खुशी से फूले नहीं समाती और वह खुशी खुशी में रात को ही सुभाष के घर पे उसके बच्चों को खबर करती है, बताती है कि घर में सबको बता दो कि सुभाष जिंदा है, मरा नहीं है। और सुभाष के घर वाले, उसके बच्चे भी यह खबर सुन के बहुत खुश हो जाते हैं और फिर अगले दिन सुभाष की बहन सुभाष को लेकर उसके गांव आ जाती है, उसके घर आ जाती है। यह बात धीरे धीरे गांव में फैल जाती है। गांव के लोग इसे चमत्कार समझते हैं और कुछ लोग तो अभी भी डरे हुए थे, उसे भूत समझ रहे थे। और फिर धीरे धीरे जब गांव वालों को तसल्ली होती है कि सुभाष जिंदा है तो यह सुनकर गांव वाले भी बहुत खुश हो जाते हैं। वह इसे एक बहुत बड़ा चमत्कार मान रहे थे कि जिसका हम अंतिम संस्कार करके आए थे, जिसकी शोक सभा में हमने हिस्सा लिया था और वो आज जिंदा है, हमारे सामने जिंदा खड़ा हुआ है। अब यह बात धीरे धीरे लोकल पुलिस के कानों तक भी पहुंच जाती है। अब पुलिस पहले से ही काफी शक में थी कि उस डेड बॉडी का सर नहीं मिला था, तो इस बात को लेकर पुलिस पहले से ही शक में थी। तो पुलिस सुभाष के पास पहुंचती है और सुभाष को सामने जिंदा खड़ा हुआ देखकर वो भी हैरान हो जाती है। अब पुलिस को थोड़ा शक होता है क्योंकि 17 दिसंबर 2022 को उसी पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट आई थी। एक रविंदर नाम का शख्स है, वह 17 दिसंबर से लापता है। वह 38 साल का है और सुभाष के पास वाले ही एक गांव में वो रहता है। और सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि रविंदर के परिवार वालों ने बताया कि सुभाष और रविंदर दोस्त थे। तो अब पुलिस वाले सुभाष पर शक करते हैं कि 17 दिसंबर को ही सुभाष की डेड बॉडी मिली थी और 17 दिसंबर को ही रविंदर के लापता होने की कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में आई थी। तो आखिर मांजरा क्या है? तो पुलिस सुभाष से पूछताछ करती है तो सुभाष कोई भी संतुष्ट जवाब नहीं देता और पुलिस भी शुरुआती पूछताछ में सुभाष के साथ ज्यादा सख्ताई नहीं दिखाती क्योंकि हो सकता था कि लोग भड़क जाते, क्योंकि लोग इसे चमत्कार मान रहे थे कि सुभाष जिंदा हो गया। अब पुलिस आसपास के लगे गांव में सीसीटीवी कैमरा खंगालना शुरू करती है, उनकी फुटेज निकालना शुरू करती है। तो पुलिस के सामने एक ऐसी फुटेज आती है जिसे देखकर पुलिस का शक और बढ़ जाता है।
फिर पुलिस उस फुटेज को लेकर सुभाष को दोबारा बुलाती है पुलिस स्टेशन और सुभाष के साथ इस बार सख्ताई से पूछताछ करती है। दरअसल उस फुटेज में था कि 16 दिसंबर को रविंदर और सुभाष साथ में उस फुटेज में दिख रहे थे। अब 16 दिसंबर को ही रविंदर लापता हो जाता है, सीसीटीवी फुटेज में वो कहीं नहीं दिख रहा था और अचानक से फिर यह खबर मिलती है कि सुभाष की डेड बॉडी मिली है और सुभाष फिर मर जाता है और मर के 4-5 दिन बाद वापस जिंदा होकर आ जाता है। अब यह बात पुलिस को हजम नहीं हो रही थी, तो अब पुलिस सख्ताई से सुभाष के साथ पूछताछ करती है कि आखिर क्या मामला है, इसके पीछे की सच्चाई क्या है। अब सुभाष एक ऐसी सच्चाई बताता है जिसे सुनकर पुलिस और गांव वाले भी हैरान हो जाते हैं। दरअसल 2 साल पहले सुभाष की बीवी ने खुदकुशी कर ली थी और खुदकुशी करने के बाद उसी गांव के पास वाले गांव में सुभाष की मुलाकात एक महिला से हुई थी। उस महिला से सुभाष की दोस्ती हो गई और फिर धीरे धीरे दोनों में प्यार हो गया और वह प्यार इस कदर बढ़ गया कि दोनों ने शादी करने का निर्णय ले लिया। लेकिन यह शादी मुमकिन नहीं थी क्योंकि सुभाष के 2 बड़े बच्चे थे, उसके माँ बाप थे, रिश्तेदारी, समाज, बिरादरी, तो यह शादी उनकी मर्जी से होना पॉसिबल नहीं था, मुमकिन नहीं था। पर सुभाष को अपनी प्रेमिका के साथ ही रहना था। तो सुभाष और उसकी प्रेमिका ने मिलकर एक प्लान बनाया कि हम दोनों यह पूरा राज्य ही छोड़कर चले जाएंगे और कहीं दूर जाकर अपनी एक नई छोटी सी दुनिया बसाएंगे। लेकिन यह भी पॉसिबल नहीं था क्योंकि सुभाष को पता था कि अगर वो भागा तो उसके परिवार वाले उसको कहीं ना कहीं से ढूंढ ही निकालेंगे और फिर अगर वो मिल गया बाद में तो उसकी फिर समाज में बेइज्जती, उसके परिवार वालों की बेइज्जती। तो इसके लिए कुछ अलग काम किया जाए, कुछ ऐसा किया जाए कि उसके घर वाले और उसके परिवार वाले उसे ढूंढने की कभी कोशिश ही ना करें, उसे कभी ढूंढा ही ना जा सके। तो फिर उसने ही एक बड़ी खतरनाक रचना रची और वह साजिश थी कि खुद को सबके सामने मुर्दा दिखाना और खुद को मुर्दा दिखाने के लिए किसी और को मुर्दा करना जरूरी था। तो अब सुभाष इसकी तैयारी शुरू कर देता है। सुभाष ने अपने गांव के पास ही एक गांव में रह रहे उसके एक दोस्त रविंदर को बुलाया। सुभाष ने रविंदर से कहा कि हमारे गांव में एक लोकल क्रिकेट मैच है और हम वह देखेंगे और मजे करेंगे। दोनों ही क्रिकेट के शौकीन थे। तो रविंदर सुभाष की बात सुन के सुभाष के गांव में आ जाता है और वह दोनों शाम तक क्रिकेट मैच देखते हैं। क्रिकेट मैच देखने के बाद दोनों ने शराब की बोतलें खरीदी और फिर देर रात तक शराब पी और फिर रविंदर जब बहुत ज्यादा नशे में हो गया तो सुभाष ने मौके का फायदा उठाते हुए एक तेज धार हथियार से रविंदर का ऊपर वाला हेड वाला पार्ट अलग कर दिया और फिर उसकी बची हुई बॉडी पर अपने खुद के कपड़े उतारे और उसकी बॉडी पर पहनाए और उसकी बॉडी को खेत में लिटाया और उस खेत की खुदाई करने वाली मशीन को उस पर चढ़ा दिया, जिससे कि रविंदर की बॉडी पूरी तरीके से कट फट गई। और उसने यह साजिश इसलिए रची कि कल को कोई उस बॉडी को बिल्कुल भी पहचान ना पाए कि ये रविंदर है, सब उसको सुभाष ही समझें। अब यह सब करने के बाद सुभाष रविंदर का सर उठाता है, हथियार उठाता है, उसके कपड़े उठाता है और सारे सबूत वहां से उठा के गांव से दूर एक कुएं में फेंक देता है। और वह अब रात हो गई थी और वह अब खुद नंगा था और फिर वह जाता है सीधा अपनी प्रेमिका के गांव की तरफ। वह रात को पैदल ही भागता हुआ पैदल अपनी प्रेमिका के गांव की तरफ जाता है। रास्ते में ही उसने किसी से पैंट मांगी और रास्ते में ही उसने किसी से शॉल मांगा क्योंकि वह दिसंबर का महीना था और बहुत ज्यादा ठंड का टाइम था। अब वह जैसे तैसे अपनी प्रेमिका को साथ में लेता है और सुभाष और उसकी प्रेमिका वहां से दूर चले जाते हैं और फिर एक गेस्ट हाउस में रुकते हैं। वह उस गेस्ट हाउस में 3 से 4 दिन रुकते हैं और रुकने के दौरान ही सुभाष अपनी प्रेमिका से कहता है कि अब हमें बिल्कुल भी डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें कोई कभी ढूंढने की कोशिश ही नहीं करेगा। तो यह सुन के प्रेमिका को भी थोड़ा डाउट होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, लोग एटलीस्ट आपकी लापता होने की रिपोर्ट तो लिखवाएंगे। तो सुभाष फिर अपनी प्रेमिका से कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि दुनिया के सामने वह मर चुका है। और फिर सुभाष अपनी प्रेमिका को पूरी कहानी बताता है कि कैसे उसने अपने दोस्त रविंदर को बुलाया और उसके साथ यह सब किया। अब यह सुन के उसकी प्रेमिका दहशत में आ जाती है और अपनी दहशत को छुपाते हुए सुभाष से कहती है कि देखो जी, आप अभी मुझे तो मेरे घर छोड़ दो फिलहाल, और जब ये मामला थोड़ा शांत हो जाएगा, आपकी मौत वाला मामला गांव वाले की नजरों में थोड़ा शांत हो जाएगा, तो फिर मैं आपके साथ आ जाऊंगी। अब सुभाष अपनी प्रेमिका से बहुत ज्यादा प्यार करता था तो वह उसकी बात मान लेता है और अपनी प्रेमिका को उसी के घर छोड़ देता है। अब रात का टाइम था, सुभाष सोचता है कि मैं कहाँ जाऊं, इतनी रात हो गई है, घर जा नहीं सकता। तो वह निर्णय लेता है कि वह अपनी बहन के घर जाएगा और उसको कुछ बोलकर रात वहां पे बिताएगा और फिर वापस आ जाएगा। अब फिर सुभाष अपनी बहन के घर जाता है और वह दस्तक देता है अपनी बहन के घर पे। उसकी बहन जब गेट खोलती है तो बेहोश हो जाती है, सब उसको भूत समझते हैं। फिर उसके बाद आपको कहानी सारी पता है कि कैसे फिर उसकी बहन उसके घर पे फोन करती है और सब गांव वाले उसे चमत्कार मानते हैं। सब सोचते हैं कि सुभाष मर के जिंदा हो गया। और फिर पुलिस के सामने ये पूरी सच्चाई आती है, गांव वालों के सामने ये पूरी सच्चाई आती है। पुलिस फिर सुभाष को तुरंत हिरासत में ले लेती है, उसको अरेस्ट कर लेती है। फिलहाल सुभाष जुडिशियल कस्टडी में है, मुकदमा चल रहा है। कोरोना की वजह से थोड़ा डिले हो गया था मैटर। उम्मीद करता हूं कि सुभाष को इसके लिए सख्त से सख्त सजा मिले क्योंकि उसने अपने एक गरीब दोस्त को ही जान से मार दिया।
सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रेमिका से शादी करने के लिए। तो ऐसे अपराधियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। तो ये थी दोस्तों आज की कहानी, और ऐसे ही ट्रू क्राइम स्टोरीज देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना हो।